भाई शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से दंतोष्ठ्य वर्ण है। दंतोष्ठ्य वर्ण पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। वैसे इसका आंसर तो ये है, आपका ए आंसर है, वो इसका आंसर है। लेकिन फिर भी आप लोग देखो जरा, और चीज़ें भी देखना है इसके साथ। अंतस्थ व्यंजन होता है ना, क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। इनमें य, र, ल और व ये है, ठीक है ना। और लास्ट में आपके क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होते हैं, है ना। ऊष्म व्यंजन में क्या होता है आपका? स, श, स और ह, ठीक है ना। तो ये आप लोग पहले ये दोनों देखना, ये इसका भी बिल्कुल एकदम पैटर्न है, इसका पैटर्न है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का, है ना। ये ध्यान रखना है आपके कि ये दोनों के दोनों जो आते हैं ना, ये तालव्य में आते हैं, तालव्य में आते हैं। तालव्य मतलब जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है तालु को स्पर्श करती है, ये दोनों के दोनों ही तालव्य में आते हैं। अगर आप इन दोनों की बात करोगे तो इसका भी पैटर्न है अपना बना हुआ। तो ये दोनों के दोनों जो है क्या कहते हैं? मूर्धन्य में आते हैं। किस में आते हैं? मूर्धन्य में, या मूर्धा भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। मूर्धा भी बोल सकते हो आप लोग, मूर्धा। और आपके जैसे ल और श है, ये आपके आते हैं दंत्य में, ये दंत्य में आते हैं, है ना। व की बात करें तो व के उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है दांतों के तरफ को भी आती है और होंठों का प्रयोग भी होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ्य। देखो व जब बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दंतोष्ठ्य, है ना। दंतोष्ठ्य बोलते हैं, दांत और होंठों का दोनों का प्रयोग होता है। और ये जो ह होता है ना, इसको कहते हैं अलिजिह्वा, अलिजिह्वा बोलते हैं इसको, ह को। तो ये भी ध्यान रखना कि, तो इसका आंसर क्या हुआ इसके हिसाब से? वो, है ना, ए इसका सही आंसर हुआ। चलो दूसरा क्वेश्चन देखे जरा यहाँ पे, है ना। तो कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी है? तो अर्क का अनेकार्थी, अनेकार्थी क्या होता है भाई? जिसके मतलब जैसे अनेक अर्थ होता है, एक तो पर्यायवाची होता है, एक अनेक अर्थी होता है। पर्यायवाची होता है कि मतलब एक ही शब्द के या एक ही चीज के अलग अलग नाम, और अनेकार्थी का मतलब ऐसी एक ही के अलग अलग अर्थ होने, है ना। तो सूर्य भी बोलते हैं अर्क को, और अर्क को बिजली की चमक, जो मतलब ये बिजली आसमान में कड़कने वाली बिजली होती है, उसकी चमक भी बोलते हैं इसको। तो ये भी आपका सही है। और तांबा भी, तांबा भी एक हिसाब से क्या है? अर्क का ही अनेकार्थी शब्द होता है। तो ये सभी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा यहाँ पे क्या कह रहा है। उत्तराखंड में ठुल खेत गीत क्या है? यह गीत कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है। याद रखना, ऑनलाइनर में भी क्वेश्चन बन सकता है। कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है। दूसरी बात, ये पुरुषों द्वारा गाया जाता है। और भाद्रपद महीने में, यानी कि भादो महीना भी बोलते हम जिसको, भाद्रपद महीने में कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास गाए जाते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास गाया जाता है, और इसमें राम और कृष्ण भगवान के जो है ज्यादातर भजन गाए जाते हैं। और इनमें प्राय देखो ये यहाँ पे लिखा भी, राम कृष्ण संबंधी प्रसंग जो है गाए जाते हैं। तो बिल्कुल एकदम दोनों के दोनों ही सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये भी आपका जो है, इसमें कह रहा है मैं बहुत बड़ी लपांग मार देंदू। क्या है इसका मतलब? कि मैं बहुत बड़ी छलांग मार सकता हूं, है ना। तो बहुत बड़ी छलांग, तो यहाँ पे कह रहा है कि लपांग का अर्थ क्या है इस वाक्य में? तो इसका लपांग का अर्थ है छलांग मारना, है ना। तो बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दिनेश ने अपना पेन राजा को दिया। इस वाक्य में संबंध कारक की विभक्ति होगी। देखो भाई, जो क्या होता है कि संबंध कारक की जो विभक्ति होगी इसमें, वो ने नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? ना होगी। इसका आंसर क्या होगा? डी। देखो कैसे कि भाई संबंध कारक होता है कि जो मतलब दूसरे से संबंध जोड़ता है, एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से क्या जोड़े? संबंध जोड़े। वहां पे उनको जोड़ने वाला जो कारक होगा वही संबंध कारक होता है। अगर आप ने विभक्ति की बात करना तो ने विभक्ति किसके लिए आई है? दिनेश के लिए आए। और दिनेश क्या है यहाँ पे? कर्ता है, काम करने वाला है। तो ये कर्ता कारक की विभक्ति है, ने संबंध कारक की नहीं है।
संबंध कारक की जो विभक्ति होती है ना, जरा मैं आपको ये भी बता दूं किसकी विभक्ति पूछ रहा हूँ, संबंध कारक की। संबंध कारक की पूरी 9 विभक्तियां होती है। एक होती है का, के, की, रा, रे, री और ना, ने और नी। इनमें भी ध्यान रखना, जो ये का, के, की विभक्तियां है ना, यही केवल संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगती है। संज्ञा या केवल संज्ञा के साथ लगती है। ये किसके साथ लगती है? का, के, की संज्ञा के साथ लगती है। लेकिन जो रा, रे, री है, इनके साथ जो ज्यादातर विभक्तियां लगेगी वो किसकी लगेगी? सर्वनाम। ये विभक्तियां जो है सर्वनाम के साथ जुड़ती है। और विभक्ति हमेशा क्या होती है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस चीज की वो विभक्ति पूछ रहा है, जिस वस्तु की या जिस संज्ञा की विभक्ति पूछ रहा है, उसके ठीक बाद होती है विभक्ति। 8 कारक होते हैं आपके पास, 8 में से 7 कारकों की विभक्ति हमेशा कारक के बाद होती है। लेकिन एक कारक ऐसा है, जो कौन सा कारक है? विस्मय बोधक, जो जिसमें चिन्ह आता है आपका, है ना, संबोधन कारक, उसकी विभक्ति ही क्या है? केवल कारक से पहले लगती है, बाकी सबकी विभक्ति कारक के बाद लगती है। तो यहाँ पे तो दिनेश करता है, तो कर्ता की विभक्ति नहीं है कर्ता कारक की, लेकिन यहाँ पे जो है अपना जो है ना, ये के पीछे जो है आप के पीछे जो है ना प्रत्यय लगाओ, आप उसको विभक्ति बोल सकते हैं। आपके पीछे जो है ना विभक्ति यहाँ पे लगी है। हमेशा ध्यान देना, ये किसके पीछे लगी, किसके साथ लगी है? सर्वनाम के साथ लगी है भाई। और ये क्या कहते हैं, ध्यान रखना, जो सर्वनाम की विभक्ति होती है ना संबंध कारक में, वो मतलब दिखाई नहीं देगी आपको सीधे सीधा लग, वो सीधा जो सर्वनाम के साथ जुड़ी हुई होती है। समझ गए ना? तो इसकी विभक्ति क्या है यहाँ पे? ना। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो जरा, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम शब्द होगा। अश्लील शब्द का विलोम शब्द जो है, आप जो है शालीन लगा सकते थे, लेकिन शालीन ऑप्शन में नहीं है, और शालीन का जो पर्यायवाची होता है वो श्लील होता है ना। तो अश्लील का विलोम शब्द जो है, अब शालीन भी हो सकता था यहाँ ऑप्शन में, तो या तो शालीन होगा और या फिर क्या होगा? श्लील होगा। तो श्लील इसका जो है सही आंसर हो जाएगा भाई। इनमें से किस शब्द में ऊनवाचक तदित प्रत्यय है? तो ना मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। एक तो होगा आपके पास कृत प्रत्यय, है ना, और एक होता है तदित प्रत्यय। तो जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्या कहते हैं, आपके धातु या फिर क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अब आप बोलोगे धातु या क्रिया क्या है सर? अरे धातु क्या होता है? धातु संस्कृत में जो क्रिया होती ना, क्रिया को ही संस्कृत में धातु बोलते हैं। उनके साथ जब प्रत्यय लगते हैं तो वो हिंदी में जो है क्रिया निकल के आती है ना। तो धातु या क्रिया एक ही चीज है। दूसरी बात, क्रिया करना मतलब उसके पीछे जो लगेंगे वो क्या होते हैं? कृत प्रत्यय। लेकिन तदित प्रत्यय क्या होते हैं? तदित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगते हैं, जैसे नामों के पीछे समझ लो आप लोग, वो तदित प्रत्यय होता है। तो वो जो तदित प्रत्यय होते हैं उनके भी कई टाइप होते हैं, है ना। जैसा मैं अभी बोला था, स्थानवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, गुणवाचक हो सकता है, ऊनवाचक हो सकता है। तो इसमें आप लोग देखना, जैसे भलाई है ना, तो किसी का भला करना, तो भला क्या है? एक हिसाब से गुण है, भलाई करना क्या हुआ? एक गुण है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? गुणवाचक तदित प्रत्यय होगा, यहाँ गुणवाचक तदित प्रत्यय होता है। जयपुर क्या है? आप जयपुर या जयपुर से बना, और जयपुर क्या है? एक स्थान है, शहर का नाम है, स्थान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थानवाचक तदित प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम बपोती की बात करें तो बपोती का मतलब होता है बाप दादा की संपत्ति को बोलते हैं बपोती, वैसे, है ना। तो ये एक हिसाब से क्या हुआ? संबंध हुआ। तो संबंधवाचक तदित प्रत्यय हो गया, मतलब पिताजी के संपत्ति से संबंध जोड़ने की बात कर रहा है। लेकिन अगर आप पंखुड़ी देखोगे तो पंखुड़ी एक क्या होता है? मैं आपको ऊनवाचक की बात लाना चाहता था यहीं पे। ऊनवाचक तदित प्रत्यय क्या होते हैं? जहां पे क्या होता है कि मतलब किसी चीज को छोटा करने की बात की जाती है। आपको बोल दिया कि एक जहाज बोल दिया, है ना, या हवाई जहाज बोल दिया, और एक बोल दिया खटोला। तो खटोला क्या होता है? हवाई जहाज का छोटा रूप होता है। पंख बोल दिया, और पंख की जगह बोल दिया पंखुड़ी, तो पंखुड़ी क्या होता है? पंख का एक छोटा रूप होता है। तो किसी भी चीज की लघुता जहां दिखाई जाती है, लघुता मतलब छोटा करना जहां दिखाई दिया जाता है, वहां पे क्या होता है? आपका ऊनवाचक तदित प्रत्यय होता है। तो पंखुड़ी में आपका क्या होगा? ऊनवाचक तदित प्रत्यय होगा। ठीक है ना, डी इसका आंसर होगा भाई। चलो अगला देखना, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि विनय पत्रिका पुस्तक है किसकी? किसकी है भाई? तुलसीदास की है। तुलसीदास की लिखी गई विनय पत्रिका है।
गीतावली, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका, ये जो है आपकी किस में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। लेकिन अगर अवधी भाषा की बात करोगे तो अवधी भाषा में सबसे पहले रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुल्य, है ना, जो हनुमान बाहुल्य है वो भी इसी में लिखी गई है ना। तो ये सारी की सारी रचनाएं जो कुछ अवधी भाषा में लिखी गई है, कुछ ब्रज भाषा में लिखी गई है। जो ब्रज भाषा में लिखी गई है खास करके वो विनय पत्रिका है, ठीक है। चलो अगला देखें, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में अलंकार कौन सा होगा? अब देखो क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो एक होता है जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, तो सा से सी सम, जहां ऐसे वाचक चिन्ह आते हैं वहां पे तो उपमा अलंकार होता है। लेकिन जहां पे तुलना कुछ ज्यादा ही हो जाए वहां पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे क्या कह रहा हो? अंबर पनघट, मतलब अंबर में अंबर क्या होता है भाई? है आकाश। वो कह रहा कि आकाश रूपी पनघट, पनघट मतलब जहां पानी का स्थान होता है। आकाश को बिल्कुल एकदम ये बोला कि समुद्र के जैसा या पानी के जैसा है, तो अंबर को मतलब पानी में ही बताया जा रहा है। मैं डूबो रही, उसमें मतलब डूबो रही है तारा घट, तारा मतलब तारा रूपी क्या बोल रहा हो? घड़े बोल रहा हो, कि तारे को घड़े मान रहा है और अंबर को क्या मान रहा है? वो पनघट मान रहा है, पानी की जगह। अंबर को पानी की जगह, पानी का स्थान जिसमें मतलब हम किसी चीज को डुबा सकते हैं, जैसे तालाब वगैरह हो सकता है, समुद्र हो सकता है, उसको उसमें बिल्कुल एकदम समानता बता रहा है। और डूबो रही तारा घट, तारा घट मतलब तारों को बोल रहा हो क्या? घड़े। तारा घट, घट मतलब घड़े। मैं डूबो रही उषा, उषा मतलब सुबह का समय, और यहाँ पे नागरी बोल रहा है सुबह के समय को जो है महिला से जो है उसमें क्या कर रहा है? तुलना कर रहा हो। तुलना मतलब इतनी ज्यादा कर रहा है कि बिल्कुल एकदम एक दूसरे को बता रहा है उसी में। तो ऐसा कि घट में तारा की और पनघट में अंबर की, मतलब समानता बहुत कम हो रही, उपमेय को उपमान ही बना दिया जा रहा है। वहां पे क्या होता है? हमेशा रूपक अलंकार हो रहा है ना, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखे जरा। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होगा। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होगा। देखो भाई, आधा तीतर और आधा बटेर, जानते हैं ना तीतर और बटेर क्या होता है ना। आप देखो गांव में तीतर वगैरह देखोगे, है ना, तीतर चकोर, है ना। तो आप लोगों ने देखोगे वो कह रहा आधा तो है तीतर आधा है बटेर, तो सीधा सा सेंस पता चल रहा है कि बेमेल या बेढंगा होना, एक ही चीज का जो है मतलब अलग अलग स्वभाव का होना, बेढंगा होना, वही क्या कह रहा था? आधा तीतर और आधा बटेर कहलाता है। तो सी इसका सही आंसर होगा। दिए गए शब्दों का शब्दकोश के अनुसार सही क्रम। चलो इसको जरा ढंग से ध्यान से देखो भाई, जरा इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात कि अगर हम हिंदी वर्णमाला में शब्दकोश में जाए ना अगर, तो कोई रटने की जरूरत नहीं। जो तरीका मैं बताऊंगा उसमें कोई ये देखने की जरूरत नहीं क्या पहले आता, बस 3-4 चीजें देखनी है आपने। जैसे आपका हिंदी वर्णमाला आती ना, अ आ छोटी, ऐसे करके जो भी क्रम है वो क्रम देखना आपने। जैसे अल्फाबेटिकल देखते ना हमने अल्फाबेटिकल लगाना है, जो क्रम होता है वही क्रम लगाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि अ से भी पहले क्या होता है आपका? ये वाला आता है अहा, और अहा से भी पहले आपका क्या होता है? जो चंद्र बिंदे वाला आते है ना, और इससे पहले भी आपका क्या का अंग आता है ना, अनुस्वार और अनुनासिक। तो सबसे पहले हमेशा ये आता है शब्दकोश के अनुसार, फिर ये आता है, फिर ये आता है, और फिर आपकी हिंदी वर्णमाला जिस क्रम में है आप उसी क्रम में कर सकते हो। अब आप बोलोगे अक्षर र ज्ञ संयुक्त अक्षर हो तो भी बीच में कहीं ना कहीं फिट होता है, उनको भी रटने की जरूरत नहीं है अगर आप इस तरीके से करोगे जैसे मैं बताने वाला हूँ। देखो जरा क्या होता, हम सबसे पहले इसको देखते हैं, ध्यान से देखना, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ यहाँ पे? सांस दिया है ना, इसका संधि विच्छेद करना हमने, ठीक है, संधि विच्छेद करना है। 100 को संधि विच्छेद करेंगे, हलंत लगेगा इसके नीचे, तो हलंत लगेगा तो इस पे जो अ की मात्रा, आ की मात्रा वो अलग हो जाएगी। तो आ की मात्रा क्या हो जाएगी? इसकी अलग हो जाएगी, और इस पे ये बिंदा जो है इसके साथ चले जाएगा, आ की मात्रा के साथ। फिर दूसरा 100 है, 100 के नीचे हलंत लगाएंगे, 100 के साथ कोई मात्रा नहीं है तो अ होती है, 100 के साथ क्या आ रहा? अ, तो आपकी अ आ जाएगी। हमने तोड़ दिया इसको सबको, ठीक है ना, अ है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जरा संन्यास को तोड़ो, संन्यास, सन्यासी है, सन्यासी को तोड़ो। 100 के नीचे हलंत लगेगा तो ये क्या है? इसके ऊपर ये काय का बिंदा है, अंक का बिंदा, तो 100 के साथ अ की मात्रा आपकी अलग हो जाएगी और अ की मात्रा के साथ आपका अंक का बिंदा चले जाएगा। एक एक वर्ण को तोड़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद 9 है, 9 के नीचे क्या लगाओगे? हलंत, तो 9 आधा है तो इसके साथ कोई स्वर नहीं होता, जो आधे होते हैं उनके साथ कोई स्वर नहीं होता। फिर य को तोड़ो आप, य को तोड़ा हमने, य के साथ आ की मात्रा है
तो इसको आप अलग कर दोगे, आ को यो से आपको आ अलग कर दोगे। फिर लास्ट में 100 को तोड़ोगे तो 100 के साथ आपकी बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा को हमने अलग कर दिया। मैं आपको इस तरीके से बताऊं, आपको इसको क्या कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद देखो हमारा क्या है, राम। इसके बाद है राम। तो राम में क्या आएगा आपका, रॉ पे हलंत लगाओगे तो रॉ के साथ आ की मात्रा वो अलग हो जाएगी। फिर प्लस करके मो है, मो के नीचे हलंत लगाओगे तो मो के साथ जो ओ की मात्रा होती है वो अलग हो जाती है ना। हलंत का मतलब है कि हम उससे स्वर को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। और लास्ट हमारा क्या है, राम। ये लास्ट हमारा ये है, तो इसमें रॉ पे हलंत लगाओगे तो इसके साथ आ की मात्रा है ये अलग हो गई, और हम जो मो के नीचे हलंत लगाएंगे तो मो के साथ जो है आपकी ओ की मात्रा अलग हो गई, लेकिन इसके साथ पीछे विसर्ग है तो आप विसर्ग यहाँ पे लगा दोगे। अब देखना आपने सीधा पहले वर्ण के हिसाब से अल्फाबेटिकल, जैसा हम अंग्रेजी में देखते ना कि पहले जो ए वालों के नाम आते हैं, फिर बी वालों के आते हैं, फिर सी वालों के आते हैं, भाई उसी तरीके से करते हैं, इसको भी ऐसे ही करना है। तो आपने देखना कि हिंदी वर्णमाला में इनमें से सबसे पहले कौन आता है, रॉ वाले आते हैं पहले कि 100 वाले आते हैं, क्योंकि 200 है 2 रॉ है, य र ल व और फिर 100 लास्ट में आते हैं, तो रॉ पहले आएंगे ना, तो इसका मतलब ये दोनों सबसे पहले आ जाएंगे और ये दोनों आएंगे बाद में। लेकिन इन दोनों में से भी कौन पहले आएगा, क्योंकि पहला तो सेम है तो दूसरा देखेंगे, अब दूसरा भी सेम है तो तीसरा देखेंगे, तीसरा भी सेम है तो चौथा देखेंगे। अब चौथे में इसमें ओ है, इसमें अह है, ओ पहले आएगा अह, ये देखो यहाँ पे ओ से पहले अह आता है, तो सबसे पहले क्या आ गया, राम। तो पहले नंबर पे आपका ये आ गया भाई, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे सीधी सी बात है ये आएगा, दूसरे नंबर पे आपका ये आएगा। अब देखो इन दोनों में से कौन पहले आएगा कौन बाद में, पहला दोनों में सेम है, दूसरा इसमें अनुस्वर है, इसमें जो है इसमें अनुनासिक, एक में अनुनासिक एक में अनुस्वर, तो ये अनुस्वर है, अंग पहले आएगा ये पहले आएगा। तो देखो ये आपका जो अंग पहले आता है और ये इसके बाद आता है, तो ये पहले आता है तो आपका ये आएगा। अब तीसरा ये सन्यासी, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। और ये चलो देखो जरा सही मिलान कीजिए भाई, क वर्ग, अभी देखो उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया है फिर से। क वर्ग, क वर्ग का मतलब होता है जैसे क वर्ग क ख ग घ ग, तो क वर्ग इनमें से क्या होगा, तालव्य, कंठय, ओष्ठ्य या मूर्धन्य। तो तालव्य होता है जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो तालु को स्पर्श करती है, मतलब तालु ऊपर की तरफ को जाती है, तालु मुंह का ऊपर वाला हिस्सा होती है। कंठय होता है जिनका उच्चारण करते समय हमारे गले में जोर पड़ता है, और ओष्ठ्य होता है जिनका उच्चारण करते समय हमारे होंठ आपस में मिलते हैं, और मूर्धन्य होता है जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है मुड़ती है। तो यहाँ पे क वर्ग होता है कंठय, क्योंकि इसमें देखो क ख ग घ ग, गले में सीधा सीधा जोड़ पड़ा, जीभ में कोई असर पड़ नहीं रहा उतना। च वर्ग क्या होता है, तालव्य, देखो तालव्य मुंह का ऊपर हिस्सा होता है, देखो अब च छ ज झ ञ, जीभ सीधा ऊपर जा रही है। अब यों को ऐसे बोलोगे यों तो गलत बोल रहे हो, यों को ऐसे पढ़ा जाता है, यों ऐसे पढ़ा जाता है, यों को है तो जीभ ऊपर जाती है तालु में। ट वर्ग की बात करें तो मूर्धन्य, जीभ मुड़ती है, ट ठ ड ढ ण, जीभ मुड़ती है पूरी, तो ये ट वर्ग वाला मूर्धन्य ये हो गया ट वर्ग। अब प वर्ग मतलब प फ ब ब म, ओंठ आपस में मिल रहे हैं, प फ ब ब म, तो ये हो गया आपका ओष्ठ्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, आपका सी आंसर है, ठीक है। चलो सी हो गया इसका आंसर। देखो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाने वाले पत्र किसके अंतर्गत आते हैं, चीज आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर मतलब ए और सी जो है दोनों हो जाएगा। अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र होता है सरकारी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाला ऐसा पत्र जिसको मतलब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के लिए पर्सनल कार्य के लिए यूज कर दे सरकारी कार्यालय में, तो उसमें सीधा क्या किया जाता है, क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक शैली का यूज किया जाता है और मध्यम पुरुषवाचक का, अपने लिए मैं और उसके लिए आप तू ऐसे करके, है ना। तो ये अर्ध सरकारी नहीं होगा, बाकी जो है ये दोनों के दोनों ही जो है इसमें आ जाएगा, मतलब सरकारी भी और परिपत्र भी। मगही किस भाषा की बोली है, मगही। अब देखो भाई जो हमारे पास हिंदी है ना, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, 5। कौन कौन सी है, सबसे पहले हम ऊपर से देखेंगे तो पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, दूसरी आएगी आपकी पूर्वी हिंदी, और तीसरी आएगी पश्चिमी हिंदी, चौथी आएगी राजस्थानी हिंदी, और पांचवी आएगी
बिहारी। ये जो है आपकी 5 उपभाषा है किसकी? हिंदी की। अब इस 5 उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की भारत में 18 बोलियों को शामिल किया जाता है। बोलियां कितनी आएगी? 18। पहाड़ी हिंदी में आपकी 3 बोलियां आएगी। कौन कौन सी? पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी में आपकी जैसे जौनसारी आ गई, मध्यवर्ती पहाड़ी में आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली आती है, और पूर्वी पहाड़ी में आपकी नेपाली आती है। पूर्व वाला क्षेत्र ना उत्तराखंड वाला, ये नेपाल से लगा हुआ है, तो नेपाल जैसे पिथौरागढ़ वगैरह में जो बोली जाती है, लेकिन कुमाऊनी और गढ़वाली आपकी मध्यवर्ती में आती है। पूर्वी हिंदी की अगर बात करें तो पूर्वी हिंदी में हिंदी की 3 बोलियां जो है इसके अंतर्गत भी आती है। 3 बोलियां इसमें आएगी आपके पास अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 इसमें आ गई। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है 4 आती है 5। सबसे पहले आती है आपकी हरियाणवी, जिसको क्या बोलते हैं? बांगरू भी बोलते हैं। हरियाणवी होगी, खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, बुंदेली हो गई और कन्नौजी हो गई। 5 भाषाएं आती है इसके अंतर्गत। और राजस्थानी के अंतर्गत 4 आती है। पूर्वी राजस्थानी मतलब डुंडाड़ी या क्या जयपुरी। दक्षिणी राजस्थानी मतलब मालवी, है ना। और पश्चिमी राजस्थानी मतलब मारवाड़ी, और उत्तरी राजस्थानी मतलब मेवाती। 4 आपकी जो है राजस्थानी के अंतर्गत आती है। और बिहारी के अंतर्गत आती है आपकी 3। बिहारी के अंतर्गत आएगी आपकी मैथिली आएगी, फिर भोजपुरी आएगी और फिर मगही आएगी। और वही पूछ रहा मगही किसके अंतर्गत आती है? तो बिहारी के अंतर्गत। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। चलो अगला, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, चंद्र आ गया यहाँ पे, प्रेमचंद होता है ना। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। देखो गोदान, निर्मला और गबन, ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। नूरजहां जो मुंशी प्रेमचंद का नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पूछता है जीके में, पूछा जाता कई बार, सस्सी जौहरी। सस्सी जौहरी जो है, सस्सी जौहरी का है नूरजहां, है ना। बाकी ये तीनों के तीनों किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊनी भाषा के शब्दों के अर्थ का सही मिलान कीजिए। कुमाऊनी भाषा के शब्दों के अर्थ का सही मिलान कीजिए। देखो जरा, ठुल का मतलब होता है भाई बड़ा। अरे कुमाऊनी लोगों होता है कि नहीं होता? ठुल का मतलब होता है बड़ा। मथ का मतलब होता है ऊपर, बोलते नहीं मेरे मत्थे पे मत चढ़ो, है ऊपर। भित्र का मतलब होता है अंदर, और नान का मतलब होता है छोटा। तो क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, यही होगा, है ना। और तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा आ रहा, और पहले का चौथे का पहला। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। यहां पे देखो, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? देखो भाई, चलो इसको भी थोड़ा सा देख लो। जो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है कौन सा है? मंगलसूत्र। देखो 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। और इनका जो ये उपन्यास है मंगलसूत्र, क्या पूरा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? पूछता है पेपर में प्रश्न। इसको जो है पूरा किसने किया? अमृत राय ने। और अमृत राय कौन थे? प्रेमचंद के पुत्र थे। इन्होंने इसको पूरा किया, और इसको जो है 1948 में जो है प्रकाशित किया गया था। 1948 में प्रकाशित किया गया था ये अमृत राय के द्वारा। तो ये चीजें पूछता है पेपर में, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात अगर बात करें तो ये सेवा सदन जो है प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास था। देखो भाई, ये 1919 में प्रकाशित हुआ था, ये प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास था। और किसी को पता है प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा था? हैं? गोदान। गोदान जो है 1936 में जब इनकी मृत्यु हुई थी, लगभग उससे थोड़ा पहले जो है प्रकाशित हो गया था। मतलब यहाँ पे क्या है, कहानी क्या है कि जो प्रेमचंद है ना 1936 में जो मंगलसूत्र है इसको भी वो लिख रहे थे,
लेकिन मंगलसूत्र उनका कंप्लीट नहीं हुआ था, अधूरा रह गया था। लेकिन गोदान को उन्होंने 1936 में लिख के कंप्लीट करके प्रकाशित कर दिया था। लेकिन उसी समय इनकी मृत्यु हो गई, तो इसलिए अमृत राय का ये जो क्या कहते हैं मंगलसूत्र, ये प्रकाशित नहीं हो पाया और ये प्रकाशित हो पाया था। तो लास्ट जो उन्होंने पूरा उपन्यास लिखा वो कौन सा था? गोदान। और अंत जो अधूरा उपन्यास था वो था मंगलसूत्र, और जो इनका प्रथम उपन्यास था वो था सेवा सदन। हो सकता है ये भी पूछ ले, जो सेवा सदन था ना, ये उर्दू भाषा में लिखा गया था भाई। किस भाषा में लिखा था? उर्दू भाषा में, ठीक है। चलो, डॉक्टर चातक के अनुसार जौनसारी को पहले किस नाम, जौनपुरी को पहले किस नाम से जाना जाता था? देखो भाई, डॉक्टर चातक जो है एक मतलब विद्वान है हिंदी के, उन्होंने कहा था कि भाई जो यमुना नदी है, यमुना नदी के क्षेत्र में जो जौनपुर वाला एरिया है वहाँ पे खास करके जौनपुरी बोली जाती है, जो टिहरी वाला जो इलाका है, जो क्या कहते हैं यमुना नदी से लगा हुआ है। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा था, उसे यामुनपुरी कहा था। प्राचीन काल में जो इसको यामुनपुरी कहा जाता था, किसको? जौनपुरी को, जौनपुरी क्षेत्र को यामुनपुरी कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखना यामुनपुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई आने वाले पेपर में। चलो भाई, गढ़वाली कुमाऊनी भाषा का शब्द आ गया फिर से। मुहावरा है, जब बाग बाकरी लीगो तब हुल, जब बाग बाकरी लीगो तब हुल। भाई ये कहावत जो है कॉर्बेट नेशनल जो कॉर्बेट थे, जिम कॉर्बेट, उनके टाइम से जो है प्रचलित है। वो उन्होंने नरबख्शी तेंदुए को मारा था ना जिम कॉर्बेट ने, तो वहीं से उस समय जो है गढ़वाल कुमाऊं में जो है बहुत ज़्यादा जो है बाघ का खतरा रहता था। नरबख्शी बाघ आते थे, बकरियों को, पशुओं को उठा के ले आते, तब लोग बोलते थे उस समय कि भाई क्या कहते हैं, हर गांव में जो है एक टीम बना के रखते थे ऐसे कि भाई आपको जो अगर बाघ आता तो हल्ला कर देना, ताकि बाघ भाग जाएगा, ताकि पशुओं को, बकरियों को या इंसान को किसी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन क्या करते थे, कभी कभी कोई ऐसे करते थे कि हल्ला करने के लिए लेट हो जाते थे, तब तक बाघ बकरी को उठा लेता था। तब बोलते थे कि भाई जब अब हल्ला, तब बाद में हल्ला करे, भाई जब बाघ ने बकरी उठा ली, लिजा ली, अब हल्ला करके क्या फायदा है ना। जब बाघ बाकरी लेगो तब हुल, मतलब तब हल्ला कर रहे हो तुम जब बाघ बाकरी ले गए। कुल मिला के इसका मतलब है नुकसान होने के बाद हल्ला मचाना, नुकसान होने के बाद हल्ला मचाना। तो ये आपका नुकसान होने से पहले हल्ला मचा, अच्छा ये तो नहीं है ना, तो यही इसका सही माना जाएगा, सी वाला, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन है। किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था? भाई रीतिकाल को श्रृंगार काल जो है विश्वनाथ मिश्र ने कहा था, ठीक है। याद रखना, आ सकता है ये, इसमें कोई डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है भाई।